Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और उसको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया था। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पेपर आपके हाफ ईयरली होने वाले हैं, बहुत से यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो अब वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। जैसा कि मैंने बोला था, कल कॉमर्स की आई थी, अकाउंट्स की आई थी और आज इकोनॉमिक्स की भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप सब अच्छे से पढ़ते रहो, टेंशन मत लो। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले क्या है, ह्यूमन वांट्स। क्या लिखा है? ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या होता है? इंसान की वांट्स, मतलब जो इंसान की नीड होती है, जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांट्स बोलते हैं। भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे मार्कर की जरूरत है, ये मेरी क्या है? वांट्स है। मुझे खाना चाहिए, खाना क्या है? इंसान की वांट्स है, तो ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स में वांट्स का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मली आप लोग वांट्स का मतलब जो है नॉर्मली लाइफ में डिजायर और वांट्स दोनों क्या होती है? सेम मीनिंग होती है। डिजायर और वांट्स क्या होती है? नॉर्मल लाइफ में हमारे सेम मीनिंग होती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे भाई बंगला चाहिए, मेरी क्या है? वांट है, तो है ना, मेरी वांट है। तो डिजायर भी आप बोल सकते हो उसको नॉर्मली, तो बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। देखो इकोनॉमिक्स में वांट्स का मतलब होता है कि आप कोई चीज चाहते हो, ठीक है, और उसको आप जो है गेन कर सकते हो। ठीक है, उसको आप मतलब एक तरह से एक्वायर कर सकते हो, रेडी हो उसको आप एक्वायर करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांट। जैसे भाई मुझे मार्कर चाहिए, मार्कर चाहिए, ये मेरी क्या है? डिजायर है। लेकिन मैं मार्कर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मैं मार्कर को जाके खरीद सकता हूँ, ये मेरी क्या हुई? वांट हुई। अगर मान लो मैंने कहा काश मेरे पास एक BMW हो जाए, मुझे BMW चाहिए, अब BMW मेरे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो दैट मीन्स वो मेरी क्या? सिर्फ डिजायर है। वांट्स क्या है? वांट्स तब होगी जब मैं उसको पाने के लिए रेडी हूंगा, ठीक है, उसको एक्वायर करने के लिए, तब वो क्या मेरी बनेगी? वांट्स बनेगी। नहीं तो वो मेरी क्या रह जाएगी? डिजायर रह जाएगी। समझ में आ रही बात? तो देखो क्या लिखा है, अ वांट इज अ डिजायर टू एक्वायर समथिंग। मतलब वांट क्या? एक डिजायर है जिसको आप एक्वायर समथिंग, मतलब कोई चीज चाहते हो पाना, एंड द विलिंगनेस टू पुट एन एफर्ट टू एक्वायर इट। लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर विलिंगनेस भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए आप उसको एक्वायर करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए। खाली डिजायर है भाई मेरे पास बंगला हो जाए, मेरे पास कार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका 100 में से 100 नंबर आ जाए, ये क्या है? आपकी डिजायर है। लेकिन आप इसको पाने के लिए एफर्ट लगाओ। ठीक है, कि आपका 100 में से 100 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आएगा। तो वो फिर क्या हो जाएगी? आपकी वांट हो जाएगी। समझ में आई बात? देखो जनरली वांट एंड डिजायर हैव द सेम मीनिंग। जनरली जो नॉर्मली जो है वांट और डिजायर की सेम मीनिंग होती है, बट इन इकोनॉमिक्स में दीज टू आर डिफरेंट। डिजायर, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। डिजायर इज द विश। डिजायर क्या है? एक विश है। टू हैव समथिंग, मतलब डिजायर की एक विश है कि मेरे पास ये चीज हो, ठीक है। बट वांट इज एन इफेक्टिव डिजायर। बट वांट क्या? एक इफेक्टिव डिजायर है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय एन एफर्ट टू एक्वायर इट। मतलब वांट का मतलब आप जिसको पा सकते हो, जिसके लिए आप एफर्ट कर सकते हो, वो क्या है? आपकी वांट होती है। डिजायर सिर्फ वही होती है जिसमें आप चाहते हो कि मेरे पास बंगला हो जाए, कार हो जाए, मेरे पास आईफोन हो जाए, ये सारी चीजें। समझ में आ रही बात? चलो इसमें एक चीज मैंने लिखी, देखो क्या लिखा है, वांट इक्वल टू डिजायर फॉर अ कमोडिटी प्लस एफर्ट टू एक्वायर इट। मतलब वांट कब बनती है? जब डिजायर हो कमोडिटी के लिए, साथ ही साथ एफर्ट टू एक्वायर इट, साथ ही साथ उसके लिए रेडी हो, उसके लिए एफर्ट लगाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वांट्स बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? वांट की मीनिंग समझ में आई? चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आता हूँ और उसके हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या क्या होती है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में वापस आया। ठीक है, तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स बोल सकते हो। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके? ठीक है, तो नंबर 1 पर है वांट्स आर अनलिमिटेड। देखो वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पहला फीचर्स क्या है? वांट्स, इसकी वांट्स क्या होती है? इंसान की अनलिमिटेड होती है। एक वांट्स पूरी होती है, दूसरी वांट्स चाहिए होती है। भाई नए कपड़े खरीदे तो अब शूज चाहिए, शूज आ गया तो कैप चाहिए, कैप आ गया तो कुछ खाने के लिए चाहिए। मतलब इंसान की वांट्स कभी पूरी होती नहीं है। बाइक मिल गई, अच्छी बाइक चाहिए, अच्छी बाइक मिल गई, कार चाहिए, कार मिल गई, मर्सिडीज चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। कहीं को ट्रेन मांगने लगोगे, है ना?
खरीद नहीं सकते वो अलग बात है, लेकिन मन में आ रहा होगा ना भाई मेरी पर्सनल ट्रेन हो जाए, मेरी पर्सनल एरोप्लेन हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। व्हेन वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट्स क्रॉप्स अप। जब एक वांट सेटिस्फाई होती है तो अनदर क्या होती है, क्रॉप्स अप। जब आपको पिज्जा मिल जाता है तो बर्गर चाहिए, बर्गर मिल गया तो चाउमीन चाहिए, चाहिए रहती है ना। तो यही है, वांट्स क्या होती है इंसान की, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। एक पूरी होती है तो दूसरी क्या हो जाती है, क्रॉप्स अप। ठीक है, चलो नंबर 2, ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाई। आप अपनी जितनी भी वांट्स है उसको, पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो भाई, सपोज यू आर हंगर, आप क्या भूखे हो, आपको भूख लगी, तो उसका आप क्या करो, कंजप्शन करोगे, कंज्यूम करोगे प्रोडक्ट को, कोई ना कोई चीज खाओगे, तो आपकी वांट्स क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड एट वन टाइम। ठीक है, तो आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। नंबर 3, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स क्या होती है आपकी, कॉम्पिटिटिव होती है। मतलब देखो, वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन समझते हो ना। देखो आप मान लो, आप हम लोग जो रहते हैं दुनिया में, तो वहां पर रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। और वांट्स क्या है इंसान की, वांट्स क्या है इंसान की, बोलो भाई, अनलिमिटेड है। तो इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। सपोज मान लो आपके पास 100 रुपीज है, सॉरी 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज में आपको जो है स्कूल की फाइल भी चाहिए और आपको 100 रुपीज में पिज्जा भी खाना है। तो अब दोनों में से एक चीज आ सकती है भाई, वो या तो बुक खरीद लो, कल स्कूल में आपको टीचर डांटेगा, या फिर आप जाके पिज्जा खा लो, भाई आपका बहुत मन कर रहा है। तो अब 100 रुपीज में दोनों चीज तो होगी नहीं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खरीदोगे। क्या इंपॉर्टेंट है, बुक खरीदोगे ना जाके, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बुक लोगे। पिज्जा को क्या कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे। पिज्जे को क्या कर दोगे, पिज्जा खाने को पोस्टपोन कर दोगे। तो वही बोल रहे हैं, वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। इंसान अपनी जो मोस्ट अर्जेंट वांट होती है उसको पहले पूरी करेगा और दूसरी वांट्स को क्या कर देता है, पोस्टपोन कर देता है। तो वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। नंबर 4, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स क्या होती है भाई, वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लो पेन, इंक एंड पेपर। तो अब मान लो आपके पास पेन है लेकिन इंक नहीं है, तो पेन चलेगा, नहीं चलेगा। भाई मेरे पास मार्कर है, मान लो इसकी इंक ही नहीं है, तो कोई मतलब बच्चा, अच्छा मान लो मेरे पास मार्कर है, मैं लिखूंगा कहाँ पे, बोर्ड पे। तो मार्कर और बोर्ड दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। वांट्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कुछ वांट्स ऐसी होती है जो दूसरे प्रोडक्ट पर भी डिपेंड होती है। आगे, कार, पेट्रोल एंड रोड एक्सेट्रा। भाई कार है तो पेट्रोल भी जरूरत है, बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी, और ना ही बिना कार के पेट्रोल की जरूरत होगी। समझ में आ रही बात। अब पेट्रोल ये मत कहना सर बाइक भी तो है, भाई बाइक कार सब एक ही में आ गया। ठीक है, उसके बाद रोड, रोड भाई क्या है, दोनों पर डिपेंड है ना, कार है पेट्रोल है। कार चलेगी कहाँ, रोड पे, समझ पे। अब रोड ही नहीं है, अब हवा में तो चलेगी नहीं, है ना। तो कार, पेट्रोल एंड रोड सेक्टर, मतलब कहने का ये सब क्या होती है, कुछ चीजें होती है जो दूसरे पर डिपेंड होती है। भाई आप लोग पढ़ रहे हो तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, बात खत्म होगी ना। तो वांट्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। नंबर 5, वांट्स है वेरिंग नेचर। ये एग्जांपल मत लिख के आना, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझाने कैसे बताया है। ठीक है, एग्जांपल में खाली आप गुड्स का देख के आओगे, पेन, इंक हो गया, कार, पेट्रोल हो गई, ये सारी चीजें। ठीक, उसके बाद वांट्स है वेरिंग नेचर। वांट्स क्या होती है, वेरी करती है नेचर पे, टाइम पे, प्लेस पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। सपोज मान लो जैसे यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो मुझे अभी जैकेट की नीड नहीं है, लेकिन आप कश्मीर चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, वहां पर हो सकता है ठंडी पड़ रही, वहां पर जैकेट की नीड होगी। तो जैकेट की नीड यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप दूसरे प्लेस में देखो तो वहां पर क्या वांट्स है, वहां पर नीड है, वहां पर चाहिए। तो वांट्स क्या होती है, डिपेंड करती है नेचर पे, अलग अलग नेचर पे डिपेंड करती है। कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर नहीं पसंद की जा रही खाने के लिए, अभी जरूरत नहीं उसकी। रेनकोट, मान लो अभी बरसात का सीजन, यहाँ पर जरूरत है, लेकिन जहां पर बारिश नहीं हो रही, जहां पर बहुत गर्मी पड़ रही है, वहां पर रेनकोट की नीड ही नहीं है। तो डिपेंड करता है ना। तो वांट्स है वेरिंग नेचर, वांट्स जो होती है नेचर पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। चलो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ तक इसको रोकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं आता हूं तो आप लोगों को बता देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। क्या बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 मिनट में आया, फिर आके चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।
हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज। देखो इंसान की वांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है नेसेसरीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना हमारी लाइफ इजिली चल ही नहीं सकती, इजिली चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा तो वो लाइफ कहाँ चलेगी, खत्म। उसके बाद कंफर्ट, कंफर्ट मतलब जो हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बनाता है, कंफर्ट कर देता है, काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है, वो क्या होती है, कंफर्ट लाइफ हो जाती है। और लग्जरीज का मतलब क्या होता है, लग्जरीज का मतलब होता है जो बहुत रिच पीपल्स हैं, जो अपनी लाइफ को लग्जरी से जीते हैं, बहुत ही अमीरी से जीते हैं। जैसे क्या हो गया, बेहतरीन कार है, अच्छे कपड़े हैं, एसी है, ये सारी चीजें क्या है, मतलब पूरा घर कंप्लीट है, महल जैसा घर है, लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लग्जरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब 3 पार्ट है। नेसेसरीज को 3 हिस्सों में बांटा गया। नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जो लाइफ के लिए बहुत चीजें जरूरी है। नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी और कन्वेंशनल नेसेसरीज, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज है नेसेसरी है जो ह्यूमन वांट्स की, इंसान को मतलब वो चीज चाहिए। पहली चीज उसको बांटा गया 3 पार्ट में। एक है नेसेसरी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो 3 चीजें भाई सबको पता है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। भाई खाने के लिए सामान चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, और शेल्टर रहने के लिए जगह चाहिए। मतलब ये 3 चीज तो नेसेसरी है, ये इंसान की नीड है, ये चाहिए ही चाहिए। फिर नेसेसरी ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब जो आपको जिससे काम कर, ऐसी चीज जिससे आपको एनर्जी मिले, पावर मिले, ये सारी चीजें, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल एटसेट्रा, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, काम करने की क्षमता को इंक्रीज करता है, जैसे मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल एटसेट्रा। ठीक है, अब थर्ड क्या है, कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल नेसेसरीज का मतलब क्या है, डॉवरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, भाई मैरिज के टाइम में दहेज वगैरह दिया था ना, वो एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट एटसेट्रा, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए गेस्ट आए तो उनके लिए जो आप खाना वगैरह बनाओगे, या फिर कोई भी आपने प्रोग्राम अरेंज किया है, भाई मतलब ये सारी चीजें नेसेसरी है इंसान की। भाई पहले तो रहने के लिए जगह चाहिए, फिर आपके लिए सारी चीजें। अभी डॉवरी अब लोग मानते नहीं, दहेज चाहिए, भाई शादी करना है, जितनी गलत चीजें हैं सारी चीजें, खैर मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा। नॉर्मल चीजें, ये भी एक नेसेसिटीज की चीजें हैं, शादी करने हैं तो पैसे होने चाहिए आज के टाइम में नॉर्मल लोगों के पास ना, तो ये सारी चीजें क्या है, नेसेसरीज में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेसेसरीज ऑफ लाइफ, क्योंकि फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये चीज तो, बाकी चीजें बाद में नेसेसरीज में आएगी। ठीक है, उसके बाद कंफर्ट, अब जो आपकी एफिशिएंसी को कुछ इंक्रीज तो नहीं कर देगा, लेकिन आपको कंफर्ट देता है। जैसे क्या, भाई इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, कपड़ा आप हाथ से धो सकते हो, लेकिन वॉशिंग मशीन आ गया तो आपका काम थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, थोड़ा कंफर्ट जोन में आप चले जाओगे। रेफ्रिजरेटर, नॉर्मल पानी पी के भी इंसान जी सकता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर ठंडा पानी मिलेगा तो और मजा आएगा, है ना, आएगा ना। चलो उसके बाद क्या है, लग्जरीज। लग्जरीज को 2 पार्ट में बांटा गया, हार्मलेस लग्जरीज और हार्मफुल लग्जरीज। देखो इंसान क्या होता है, लग्जरीज लाइफ 2 तरह की है। एक भाई आपने कार खरीदा, ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदी, बेहतरीन महंगे महंगे कपड़े खरीदे, एसी खरीदा, है ना, ये सारी चीजें जो आपने ली, ये आपको किसमें है, हार्मफुल, हार्मलेस लग्जरीज में। मतलब इंसान अपनी लाइफ को और अच्छे से जो है एक्सपेंड कर रहा है। ये जब इंसान के पास पैसा ज्यादा होता है तो वो अपनी लग्जरीज लाइफ जीता है। लेकिन हार्मफुल लग्जरीज का मतलब क्या है, हार्मफुल लग्जरीज का मतलब है जो आप ऐसी लग्जरीज की चीजें आपको नुकसान पहुंचाए। जैसे क्या हो गया आपका, ड्रग्स हो गया, है ना, वाइन हो गया, मतलब ये सारी चीजें क्या है, आप क्या कर रहे हो लग्जरीज में, लेकिन अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स में डिवाइड किया है। समझ में आई बात, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका ले जो। अब जो वर्ड लिखा है यहाँ पर गुड्स, अकाउंट्स में आप लोगों ने या कॉमर्स में आप लोगों ने गुड्स का मतलब पढ़ा होगा, और गुड्स का मतलब मैंने ही बताया होगा कि गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जो जैसे रॉ मटेरियल या कोई भी सामान, कोई भी फिजिकल जो चीजें होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये क्या है, गुड्स है। मार्कर है, ये क्या है, गुड्स है। कोई भी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें जो आप सेल करने के पर्पज से करते हो, वो सारी चीजें क्या होती है, मटेरियल जितने भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते थे, गुड्स बोलते थे, है ना। बट इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, ये बोलते हैं एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू है, या फिर जो इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू है, जो इंसान की वांट्स सेटिस्फाई कर सकता है, वो सारी चीजें क्या है, गुड्स है। जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर अगर ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, इससे मुझे यूटिलिटी मिलती है, मतलब इसकी जो मार्कर की वजह से मेरी लाइफ में वैल्यू है, मतलब इस मार्कर से अगर मुझे यूटिलिटी मिलती है, इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरी वांट्स पूरी होती है, तो ये गुड्स है।
अगर इससे मेरी वांट्स पूरी नहीं होती, ये मार्कर बेकार है, नहीं चलता है, तो ये फिर गुड्स नहीं है। तो बोल रहा है ऑल थिंग एनीथिंग विच इज कैपेबल, एनीथिंग विच इज कैपेबल, कुछ भी जो कि कैपेबल हो ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, इंसान की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी इज कॉल्ड गुड्स। एनीथिंग विच इज कॉल्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। सिंपल वर्ड में एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे यूटिलिटी हमें मिलती है, उसकी लाइफ में वैल्यू है। यूटिलिटी मतलब एक तरह से वैल्यू समझ लो, वैल्यू है, हमारा कोई फायदा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। अगर उसकी वैल्यू नहीं है, इस मार्केट में मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, मुझे इससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलती है, दैट मीन्स वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। चलो आगे क्या लिखा है, एग्जाम्पल 10 both material, example rice, vegetable, milk, etc. and immaterial services of a teacher, doctor, actor, etc. are goods if they can satisfy human wants। मतलब चाहे सब प्रोडक्ट हो, सामान हो, कोई भी राइस, वेजिटेबल, मिल्क एटसेट्रा, कोई भी चीज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी ऐसी कोई भी गुड्स जो कि मेरे मटेरियल, ऐसे कोई भी गुड्स, ऐसे कोई मटेरियल जो मेरी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये मिल्क, ये वेजिटेबल मेरे काम का है, मेरी वांट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये गुड्स है। अगर वेजिटेबल नहीं कर रहा है, वेजिटेबल खराब है या मुझे पसंद नहीं है, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगा। अब सर्विसेज, डॉक्टर की, टीचर की, एक्टर की, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरी समझाई हुई चीज समझ में आ रही है, तो वो आपके लिए गुड्स है। लेकिन अगर आपको उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेट मीन्स वो क्या है, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, वो मतलब गुड्स फिर वहां पर नहीं है। अगर आपको वैल्यू है, आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, तभी उसको गुड्स बोलेंगे, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो गुड्स हो। अगर आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं होती है, दैट मीन्स वो गुड्स नहीं है। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है कुछ पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, और एक और है वो अभी इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं था तो इसमें मैं 4 बताता हूँ, लास्ट वाला बता दूंगा जिसमें प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स होंगे, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पर गुड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 मटेरियल गुड्स, नंबर 2 नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स क्या होते हैं, वो सारे गुड्स जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल गुड्स। जैसे क्या, जिनका साइज होता है, शेप होता है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल गुड्स। जैसे एग्जांपल क्या है, बुक्स, कार, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, राइस है ना, राइस बोल लो, वीट बोल लो, वेजिटेबल, वो सारी चीज में आ गए मटेरियल गुड्स में। ऐसे सारे गुड्स जिसको हम लोग सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल गुड्स। क्लियर, बाकी इसके नोट्स भेज दूंगा, इतना नहीं लिखना है, ठीक है, नोट दूंगा, उसको आप जाके नोट कर लेना, ठीक। नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं। जैसे क्या, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ अ टीचर। अब सर्विस टीचर की छू लोगे, है ना, खाली फील कर सकते हो ना, भाई अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, समझ सकते हो ना, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स में आती है। क्लियर हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नंबर 2 पर है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, वैल्यू के बेसिस पे क्या बांटा गया है गुड्स को। एक गुड्स होते हैं फ्री गुड्स, नंबर 2 पर है इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। तो फ्री गुड्स क्या होते हैं, फ्री गुड्स का मतलब होता है जो कि नेचर की तरफ से हमें गॉड गिफ्टेड मिले हैं, फ्री मिले हैं, जिसका हमें पैसा नहीं देना है, जिनको हमें खरीदने के लिए पैसे नहीं देने हैं, वो गुड्स क्या है, फ्री गुड्स हैं। जैसे क्या, एयर, सनशाइन, रेन वाटर एटसेट्रा। इसकी वैल्यू है हमारे लाइफ में, है कि नहीं है, यूटिलिटी मिलती है सनशाइन से, एयर से, वाटर से, मिलती है कि नहीं मिलती, मिलती है। तो इसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, और ये कैसे गुड्स होते हैं, फ्री गुड्स होते हैं, इसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स में आता है क्लोथ, वीट, फ्रूट्स एटसेट्रा, मतलब कोई भी सारे गुड्स जिसके लिए मुझे पैसे पे करने पड़ते हैं, वो सारे गुड्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स। जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं, वो कौन से गुड्स होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स। समझ में आई बात। नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज के यूजेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया गुड्स को। एक है कंज्यूमर गुड्स, नंबर 2 पर है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है, विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर, मतलब जो गुड कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। सपोज मैं कंज्यूमर हूं, भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए,
है ना, पहनने के लिए मुझे घड़ी चाहिए, पढ़ाने के लिए मुझे मार्कर चाहिए, मतलब वो सारे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। समझ में आ रही बात? कोई भी मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब क्या हो गए, कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल हो गए। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। मतलब देखो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो कंज्यूमर के लिए ही बनता है। कुछ भी चीज, जैम हो गया, बुक हो गई, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, मेरे काम आ रही है। बट प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं और उससे नया गुड्स बनाते हैं। जैसे लकड़ी खरीद लिया, वुड्स खरीद लिया, रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल कोई काम का भी नहीं, उससे मैं बनाऊंगा क्या, टेबल, है ना, बेंच, बोर्ड। तो वो सारे गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। मतलब जो खरीदा जाता है, अब मान लो मशीन मैंने खरीद ली, मशीन से मैं जूस देता हूँ निकाल के, तो जूस क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स, और मशीन क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स। समझ में आई बात? जूस क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया, मशीन जो है जिससे मैं जूस निकालता हूँ वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। समझ में आ रही बात? चलो, फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। देखो भाई, लाइफ, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ होती है। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, लाइफ होना किसी की। तो नंबर 1 पर है पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड जिनकी लाइफ नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है, बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या, एग्जांपल फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, उसकी लाइफ क्या होगी, आप खरीद के लाए, एग लेके आए, अंडा लेके आए, फ्रूट लेके आए, वेजिटेबल लेके आए, कोई भी चीज लेके आए, इसकी कोई लाइफ है नहीं, खाया पिया, काम खत्म, खेल खत्म। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जिनकी लाइफ होती है। कार, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारे गुड्स किस में आते हैं, ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। क्यों आते हैं भाई, इनकी क्या होती है, इनकी अपनी खुद की लाइफ होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर एक टाइप से गुड बचे उसको ही बता देता हूं ताकि आपको गुड्स वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर इसको रफ कर रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो ठीक है, इसको रफ कर दूं, चलो रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो आपका आता है लास्ट जो है हमारा, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे गुड्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक क्या है हमारा, प्राइवेट गुड्स, और दूसरा क्या है, पब्लिक गुड्स। पहला क्या है, प्राइवेट गुड्स, दूसरा क्या है, पब्लिक गुड्स। एकदम इजी है। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जब कोई भी पर्सन इंडिविजुअल खरीदता है, उसकी किसी एक पर्सन की होती है। जैसे ये मार्कर मैंने खरीदा है, ये मार्कर मेरा है, मैं यूज करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट यूज। मैंने बाइक खरीदी, मैंने कार खरीदी, मैंने घर खरीदा, वो किसका है, इंडिविजुअल ने, किसी एक अलग पर्सन ने खरीदा है, वो क्या हो जाएगा आपका, प्राइवेट गुड्स, खुद का अपना, है ना, प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट की तरह बनाए जाते हैं, एक तरह से जो सबका होता है ना। पब्लिक गुड्स क्या है, मान लो रोड हो गया, ठीक है, पार्क हो गया। अब ये सब क्या है, पार्क क्या है, पब्लिक गुड्स है। क्यों है भाई पब्लिक गुड्स पार्क, क्योंकि पार्क में मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है भाई, पार्क सबका है ना, रोड सबकी है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक गुड्स। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? इसका नोट दे दूंगा, नोट कर लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी, मैं बस 2 सेकंड में आया। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या लिखा है, यूटिलिटी मींस, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देखो अगर कोई भी कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, सामान, अगर उसके अंदर इतनी पावर है कि इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो फिर तो मुझे यूटिलिटी उससे मिलती है। मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सब प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी कमोडिटी जो वांट्स को सेटिस्फाई करता हो ह्यूमन की, इंसान की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जस्ट सपोज ये मार्कर है, ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, मुझे बोर्ड पे लिखने में हेल्प करता है, तो इससे मुझे क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। अगर ये मेरे कोई काम का नहीं है तो फिर यूटिलिटी नहीं मिलती। मान लो ये चल ही नहीं रहा है तो इससे मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रही, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही बात? तो पावर ऑफ कमोडिटी, अगर किसी भी कमोडिटी में इतनी पावर है
कि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। व्हेन अ कमोडिटी, जब एक कमोडिटी इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, अगर कोई भी कमोडिटी कैपेबल है, इस लायक है कि जो सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, उस इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, वी से दैट द कमोडिटी हैज यूटिलिटी, तब हम लोग कह सकते हैं कि उस कमोडिटी में क्या है, यूटिलिटी है। समझ में आ रही बात? आपको भूख लगी है, समझ में, आपको भूख लगी है, मैंने आपको खाना खिलाया, यूटिलिटी है। अगर आपको भूख नहीं लगी, मैं जबरदस्ती खाना खिला रहा हूँ, उससे आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो आपकी वांट सेटिस्फाई करे, आपको जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात? वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी जबरदस्ती मैं खिलाऊंगा, तब उसमें यूटिलिटी नहीं है। मतलब अगर ऐसी कम्युनिटी जिसमें पावर है तो और आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। समझ में आई बात? चल, क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फ्यूचर बोल सकते हो, यूटिलिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर 1, यूटिलिटी सब्जेक्टिव, यूटिलिटी रिलेटिव। नंबर 3, यूटिलिटी हैज गॉट नो रियल एग्जिस्टेंस। नंबर 4, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। नंबर 5, यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। चलो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। देखो मतलब सब्जेक्टिव का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी को यूटिलिटी ही मिलती हो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज से। मान लो ये मार्कर है, मुझे इससे यूटिलिटी मिलती है, तो मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी मान लो सब्जी वाला है, क्या उसको इसकी जरूरत है, नहीं है, तो क्या उसको यूटिलिटी मिलेगी इस मार्कर से, नहीं मिलेगी। तो लिखा है इट मींस यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी क्या है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, मतलब डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन पे। जैसे मान लो आप चाय पीते हो, आप टी पीते हो, है ना, तो आपको टी मिलती है, आपको यूटिलिटी मिलती है। लेकिन जो पर्सन टी पीता ही नहीं है, जो कॉफी पीता है, उस जिसको चाय पसंद ही नहीं है, क्या उसको यूटिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात? आप लोग पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आपको यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन कोई साइंस का स्टूडेंट हो, वो क्या पढ़ेगा, वो क्या करेगा इसको पढ़ के, उसको यूटिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो डिपेंड करता है, इट मींस यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है। समझ में आई बात? नंबर 2, यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी क्या होती है, रिलेटिव होती है। मतलब यूटिलिटी मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह सारी चीज सेम हो, टाइम पे प्लेसेस पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो आप रेनकोट है, अब रेनकोट जो है, रेनकोट छोड़ दो, जैकेट मान लो, जैकेट है, तो जैकेट आप लोग कब पहनते हो, विंटर में, विंटर में पहनते हो, समर में तो पहनते नहीं हो, रेनी सीजन में तो पहनते नहीं हो। अभी मैं पहनाऊं आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या आपको यूटिलिटी मिलेगी इस टाइम, नहीं मिलेगी। कोई फायदा होगा, तो यूटिलिटी उस टाइम आपको नहीं मिल रही है। अगर लेकिन वही जैकेट में कश्मीर में लोगों को पहना दूं, वही मैं जैकेट आपको स्विट्जरलैंड में जाके दे दूं, न्यूजीलैंड में दे दूं, वहां पर उसकी यूटिलिटी है। तो प्लेस मैटर करता है कि नहीं करता यूटिलिटी में, टाइम मैटर करता है कि नहीं। भाई अभी गर्मी है, अभी यूज नहीं है, ठंडी में यूज करेंगे ना हम लोग, तो टाइम और प्लेस भी मैटर करता है, तभी यूटिलिटी मिलती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह ही मिले, ठीक है, डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव भी होती है और रिलेटिव भी होती है। नंबर 3, यूटिलिटी हैज गॉट नो रियल एग्जिस्टेंस। यूटिलिटी का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। यूटिलिटी इज कंप्लीटली ए साइकोलॉजिकल फैक्टर। यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। मतलब देखो मान लो सिगरेट, सिगरेट आदमी पीते हैं, आप लोग पीते हो तो भैया पीना बंद कर दो, अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है, एक कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब तक आप सिगरेट पी रहे हो, जब तक आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। अगर आपने स्मोकिंग करना छोड़ दी, किसी ने वाइन पीना छोड़ दिया, या किसी ने टी जो है चाय पीना छोड़ दिया, तो जब तक पी रहे थे तब तक मिल रही थी, पीना बंद कर दिया, आदत छूट गई, तो यूटिलिटी मिलना भी क्या हो गई, बंद होगी। समझ में आ रही बात? तो यूटिलिटी इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फैक्टर, हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि वो मिले, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं कि वो हमेशा रहेगा। आपने छोड़ दिया, वो हैबिट आपकी चली गई, तो यूटिलिटी मिलना भी उससे बंद हो गई। समझे कि नहीं समझे? नंबर 4, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है बचपन में कि नहीं पढ़ा, जिसमें हम लोग खाली फील कर सकते हैं, वो नाउन जिसमें हमें फीलिंग आती है ना, तो वो सारी चीजें होती है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, खाली फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, बट यहाँ पर नाउन की बात नहीं, यूटिलिटी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इन द सेंस दैट इट कैन नॉट बी सीन और टच। यूटिलिटी को हम लोग आंखों से देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। यूटिलिटी आपको मिल रही है, महसूस कर सकते हो ना भैया, सीन और टच तो कर नहीं सकते हो, तो यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? नंबर 5, यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। यूटिलिटी एक प्लेजर नहीं है,
समझ में बात? हर बार ये नहीं यूटिलिटी मिल रही बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर यूटिलिटी मिल रही है, ऐसा नहीं है। यूटिलिटी एक प्लेजर नहीं है। प्लेजर नहीं का मतलब इन सेंस, मान लो कभी आप बीमार हो, आपको फीवर आ रहा है, तो उस टाइम दवा खिलाई जाती है, मेडिसिन कड़वी कड़वी रहती है, खाने में अच्छी लगती है, नहीं मिलती। क्या आपको प्लेजर आता है, बड़ी खुशी मिलती है? नहीं होता है ना। तो यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर, लेकिन वो आपको फायदा पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? भैया आपकी तबियत खराब होती है, आपकी तबियत ठीक हो जाती है, बीमार हो ठीक हो जाते हो, मतलब उससे यूटिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। लेकिन क्या प्लेजर मिलता है, खाने में मजा आता है? नहीं ना। तो यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ये थी हमारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आता हूं उसके बाद बताता हूं आपको फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 मिनट में वापस आया। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने तरह की होती है? ठीक है, तो नंबर 1 पर है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है? मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो इससे हमें यूटिलिटी नहीं मिलती है, बट उसका हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। फॉर्म मतलब उसके एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसे लकड़ी है, वुड है, अभी मेरे इतने काम की नहीं, वुड से मैंने क्या बना दिया? टेबल बना दिया। उसको बनाने का काम कौन करता है? कारपेंटर। तो कारपेंटर क्या कर, उसका फॉर्म को चेंज कर रहा है, अभी मेरे काम की नहीं थी, बट जब वो वुड से, लकड़ी से टेबल बन गई तो मेरे क्या हुई? काम की हुई, उससे मुझे यूटिलिटी मिल रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी इज दैट व्हिच इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द शेप्स ऑफ गुड्स। ऐसी यूटिलिटी जिसके फॉर्म को चेंज करके मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। नंबर 2 प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसी यूटिलिटी, मान लो जो इस जगह पर नहीं है लेकिन दूसरी जगह पर मिल रही है। जस्ट सपोज मान लो कानपुर में चमड़े का काम होता है ना, तो मान लो उसकी वैल्यू उतनी वहां पर नहीं है क्योंकि वहां पर सबके पास है, लेकिन मान लो उसको यहाँ पे जो है आपके लखनऊ में भेजा जा रहा है। एग्जाम्पल मान लो, लखनऊ में काम है ज्यादा, उससे मतलब नहीं, मान लो कानपुर से लखनऊ में भेजा जा रहा है, तो लखनऊ में यूटिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो मतलब कहने का प्लेस यूटिलिटी डिपेंड करता है कि कुछ प्लेस पे वो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं मिलती ज्यादा, लेकिन जब उसको हम दूसरे प्लेस पे भेज देते हैं, दूसरी जगहों में सेंड कर देते हैं, तो वहां पर यूटिलिटी क्या होती है? इसकी ज्यादा पड़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी दैट यूटिलिटी व्हिच इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग गुड्स। जब हम लोग गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर, ठीक है, जब एक गुड्स को हम लोग दूसरे ट्रांसफर कर देते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। मतलब हमारे प्लेस पे यूटिलिटी ज्यादा नहीं मिल रही थी, मैंने कानपुर से कहाँ भेज दिया? लखनऊ में। अब कानपुर में उतनी नहीं थी, लेकिन जब उसको लखनऊ में भेजा तो उसकी यूटिलिटी क्या है? ज्यादा, उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। समझ में आई बात? नंबर 3 टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब वही काम, यहाँ प्लेस की बात नहीं है, टाइम की बात है। मान लो ऐसा कोई गुड्स जिसकी वैल्यू अभी नहीं है, उसको मैंने स्टोर करके रख लिया, टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू अभी नहीं है, अब मान लो अभी आप ठंडी के मौसम, गर्मी के मौसम में जैकेट बेचोगे, कोई का फायदा होगा? नहीं होगा। उसको मैंने स्टोर करके रख लिया, इन फ्यूचर ठंडी आई, मैंने उसको बाहर निकाला, सेल किया, तो उस टाइम लोग खरीदेंगे, उसकी सेल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आदमी स्टोर करके रख लेता है, और टाइम जब आता है तो उसको क्या करता है? बाहर निकालता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तब उसको यूटिलिटी क्रिएट होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। नंबर 4 सर्विस यूटिलिटी। यूटिलिटी हमको सर्विसेज से भी मिलती है। यूटिलिटी में आल्सो बी क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग सर्विसेज। किसकी सर्विसेज भाई? डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, इंजीनियर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, इन सब से हमें क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। समझ में आ रही बात? तो ये 4 फॉर्म है जिससे हमें यूटिलिटी मिला करती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आज का अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। इसमें 2 लोग हम देखेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड वापस आया, उसको भी अभी आज ही कंप्लीट करवाता हूँ। तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट टॉपिक है, यहीं पर वीडियो को स्टॉप करूंगा। यहाँ तक आप लोग देखना, शाम तक मैं फिर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसी चैप्टर की, ताकि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस अच्छे से चलता रहे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यूटिलिटी और गुड्स आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, चलो देखो अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को 2 पार्ट में बांटा गया। देखो, एक है उसको मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी क्या है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द नेट एडिशन मेड टू द
टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग आर मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब देखो टोटल यूटिलिटी जो भी हमें मिलती है उसमें जो नेट एडिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी समझ में नहीं आया हो, टेंशन मत लो, समझाता हूँ, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी का मतलब समझते हो ना, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द सेटिस्फेक्शन। कुल मिलाकर जितना हमें सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। दैट अ कंज्यूमर ड्राइव्स व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। मतलब कोई भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो तो उससे टोटल जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। उसमें जो नेट एडिशन ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी समझ में नहीं आएगा, अब लेकिन देखो अच्छे से 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं, टेबल बनाता हूं। यहां पर मैंने लिखा क्वांटिटी, यहां पर मैंने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां पर मैंने लिखा टोटल यूटिलिटी। क्या लिखा भाई, टोटल यूटिलिटी। अब देखो समझो, मान लो आप लोगों को या मुझे ही या किसी को भी एक पर्सन है मिस्टर ए। कौन है, मिस्टर ए। इसको मैं बना देता हूं यहाँ पे। अब मिस्टर ए को बहुत तेज भूख लगी, ठीक है, बहुत तेज भूख लगी थी, वो गए ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पैसे से पहले एक गोलगप्पा खाया। कितना खाया, एक गोलगप्पे खाया। और जब एक गोलगप्पा लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी उनको कितनी मिली, मान लो 10 मिली। कितनी मिली, और टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10। ठीक है, अब देखो समझ में आएगा। मतलब आपने गोलगप्पा खाया तो उससे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10। तो वही आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। ठीक है, अब देखो नंबर 2, आपने फिर उसने दूसरा गोलगप्पा खाया, अब उसको टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी कितनी मिली, 8 मिली, और टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 18। देखो अब समझ लो, देखो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब बताता ना मैं, नेट एडिशन। मतलब टोटल यूटिलिटी में नेट एडिशन, टोटल यूटिलिटी में जो नेट एडिशन होता है। देखो आप कभी भी कोई चीज खाओगे, पहली बार जब खाओगे तो आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। मान लो आप कहीं से खेल के आए हो, आपने 1 गिलास पानी पिया तो आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी, उस टाइम ज्यादा मिलेगी। आप 2 गिलास पियोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम मिलेगा। पहली बार में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरी बार में जाहिर सी बात है खेल के आए हो, पहली बार में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरी बार में कम। मैंने 3 गिलास पिलाया, 4 गिलास पिलाया, 5 गिलास पिलाया, तो धीरे धीरे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने 6वां गिलास 7वां गिलास पिलाया तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी। मतलब आपको फिर यूटिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस में मिलने लगेगी। समझ में आ रही बात। तो आपने 2 गोलगप्पा खाया, दूसरा गोलगप्पे में आपको जो एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी मिली वो कितनी थी, 8, और टोटल कितनी यूटिलिटी होगी, 18। आपने तीसरा गोलगप्पा खाया तब आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 5। टोटल कितनी होगी, 18 और 5 23। आपने चौथा गोलगप्पा खाया, आपको यूटिलिटी मिली 2। टोटल कितनी हुई, 23 तो 25। आपने 5वां गोलगप्पा खाया, अब आपको कितनी मिली, 0। तो 25 में 0 ऐड करेंगे, कितनी हो गई, 25। और आपने 6वां गोलगप्पा खाया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, -2। अब कितनी हो गई, 25 में 2 माइनस करो, 23। अब देखो ध्यान से समझो, ये क्या बन गया आपका टेबल। ये क्वांटिटी है, जब आप गोलगप्पे खा रहे हो, कोई भी चीज आप ले सकते हो, आपने खाया तो जो पहली बार खाया आपको जो मिली वो क्या हो गया, आपकी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद जो उसमें नेट एडिशन हो रहा है, मतलब जब आप दूसरी बार खा रहे हो तो जितना आपको मिला, जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला सेकेंड टाइम खाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। तो लास्ट में आप देखो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 23। और लास्ट में जब आपने एक्स्ट्रा खा लिया तो आपको किसमें मिल रही है, माइनस में मिल रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो मिस्टर ए को मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है, -2 लास्ट में, और टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 23। जो नेट एडिशन होता है, जो इसमें ऐड हो रहा है टोटल यूटिलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आई बात कि नहीं आई। उम्मीद करता हूं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपको दोनों समझ में आ गया। देखो इसका अगर ग्राफ बनाना हो मैं टोटल यूटिलिटी का, कैसे बनेगा, मान लो यहाँ पे आपने एक एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया, यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिखा, यहाँ पर आपने टोटल यूटिलिटी लिख लिया। ठीक है, तो अब ये बताओ तो ग्राफ कैसे बनेगा। आप देखो यहाँ से ये जाएगा 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 जाएगा, यूटिलिटी क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, उसके बाद लास्ट में क्या हुई है, नीचे की तरफ जा रहा है। दिख रहा है, समझ में आ रही बात, तो समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। उसके बाद क्या होगी, तो नीचे की तरफ जा रहा है। जब आप जरूरत से ज्यादा खा लोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ कैसे बनेगा, देखो
आपने बनाया ग्राफ के हिसाब से, देखो पेपर में बना देना, मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर पूछेगा तो लॉन्ग में, नहीं तो कोई जरूरत नहीं बनाने की। ये क्या हो गया आपका MU, यहाँ पर क्या हो गया आपकी क्वांटिटी, क्या हो गया क्वांटिटी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा था, नीचे धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो ये जा रहा है आपका, बाद में कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आके रुक गया। समझ में आ रही बात। तो मार्जिनलिटी कहाँ पे जा रहा है, फिर नीचे नीचे कहाँ चला गया, देखो माइनस में चला गया। कहाँ चला गया, माइनस में। तो ये क्या हो रहा है, इसका ग्राफ क्या जा रहा है, धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुआ। तो ये टोटल यूटिलिटी का है, ये किसका है, मार्जिनल यूटिलिटी का है। समझ में आ रही बात। ये होता है आपका, ग्राफ बना सकते हो इस तरह से। तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है, मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है टोटल यूटिलिटी में जो नेट एडिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जो आपको टोटल किसी चीज को कंज्यूम करके जितना भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। आपने सेब खाया, सेब खा के जितना सेटिस्फेक्शन टोटल मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। समझ में आई बात। तो आज की वीडियो को यहीं पे और करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, ले कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब पता होगा आप लोगों को, कि जो प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। मतलब प्रोड्यूस जब करते हैं, समझ रहे हो। जैसे ये मार्कर बन रहा है तो मार्कर बनाने में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अब मतलब मान लो भाई लेबर है, पहले मैं प्लास्टिक लेके आया, इंक लेके आया, इसका कैप आया, मतलब जितनी भी चीजें हैं मार्केट के लिए वो सारी चीजें आई। फिर उसमें लेबर है, एक जगह है जहां पर सारे लोग मिलके बना रहे हैं, मतलब ये सारी एक्टिविटी हो रही है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब सामान को बनाने शुरुआत करने से लेकर, बनाने से लेकर पूरा उसकी कंप्लीट होने तक जितनी भी एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्रोडक्शन होती है ना। समझ में आ रही बात। तो अब इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है इन विच सम मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जो कुछ मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। भाई जैसे मैं प्लास्टिक लेके आया तो वो प्लास्टिक था, लेकिन प्लास्टिक से मैंने मार्कर बना दिया। लकड़ी लेके आया, वुड लेके आया, अब वुड को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, वुड बना दिया। ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो सारी चीजें क्या होती है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है। वट एवर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, मतलब सामान को बनाने में जो भी चीजें यूज हो रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि सामान को बनाने में क्या क्या चीजें लगी, है ना। लैंड लगा होगा, लेबर होगा, भाई आदमी होंगे, उसमें पैसा लगा होगा, उसमें कुछ प्रोडक्ट जो है जैसे बोर्ड को बनाने में वुड लगा होगा, ऐसे बहुत सी चीजें लगी, देखो प्लाई लगी है ना, ये सारी चीजें लगी होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट। मतलब किसी चीज को बनाने में जो भी सामान लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद एंड वट एवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस इज एन आउटपुट। और जो प्रोसेस हुआ मतलब जो हमने बनाया उससे जो हमें मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। भाई मेरे पास वुड है, ठीक है, इसको बनाने के लिए मेरे पास लेबर है ना, ये सारी चीजें हैं, ये सब मेरी चीजें क्या है, इनपुट है। इससे मुझे बन के मिला क्या, व्हाइट बोर्ड। अब जो मुझे आउट मिला इसको मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट। क्या बोलूंगा इसको मैं, आउटपुट। तो व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, मेरे लिए आउटपुट हो गया। और ये सारी चीजें मेरी क्या लिए क्या होगी, आपका इनपुट हो गया। इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन। ठीक है। और प्रोडक्शन आल्सो मीन्स, प्रोडक्शन को हम लोग क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी समझते हो ना, कि आपके लिए उसमें वैल्यू क्रिएट करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही बात। एग्जांपल, यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी का मतलब क्या होता है, सामान कैसे क्रिएट करता है, वही सेम चीज भाई, कि कोई भी सामान है वो अभी यूजफुल नहीं है, उसको यूजफुल करने का काम करता है। समझ में आ रही बात। मतलब से प्लास्टिक है, अभी तक काम का नहीं है, लेकिन प्लास्टिक से बकेट बन गया, बकेट अब मेरे क्या है, काम का हो गया। तो यूटिलिटी उसका फॉर्म को चेंज करने का काम कौन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट करता है किसी भी मटेरियल में। समझ में आई बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अब जब प्रोडक्शन होगा, अब इतना समझ में आ गया। अब जब प्रोडक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें लगेगी। भाई लैंड चाहिए होगी, कोई जगह तो चाहिए होगी ना जहां पे आप काम करोगे।
फिर लेबर चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। लेबर का मतलब भाई काम, आप बोर्ड बना रहे हो या आप कोई प्रोडक्शन करते हो, कुछ भी करते हो, है ना, या आप सर्विस भी किसी को प्रोवाइड करते हो, मूवी ही बनती है। अगर मूवी बनती है तो क्या अकेले जो डायरेक्टर मूवी बनाना स्टार्ट कर देता है? नहीं ना, उसके कितने लोग होते हैं। आपने देखा है फिल्म बनती है तो एक्टर को पता होगा, आपको हीरो हीरोइन के बारे में पता होता है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग होते हैं, कम से कम 100-200 लोग होते हैं जो मूवी को बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सारे लोग, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे फिर लास्ट वाला एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मतलब एक तरह से बोल सकते हो जो पूरी चीजों को मैनेज करता है, बिजनेसमैन जो होता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी डीप में हम लोग चारों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं? मेनली लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट क्या? एंटरप्रेन्योर। समझ में आई बात? ये चार चीजें हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब एनीथिंग दैट हेल्प्स, कोई भी चीज जो कि हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने में, किसी चीज को बनाने में सारी चीजें जो हेल्प करती है ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऐसी कोई भी चीज आप बना रहे हो, बोर्ड बना रहे हो, मार्कर बना रहे हो, बुक बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर किसी चीज को बनाने में जो सारी चीजें हेल्प करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, यहां तक ये चार फैक्टर हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया और फिर आगे देखते हैं, ठीक है, जल्दी से लो। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन तो हम लोगों ने देखा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो चार हम लोगों ने देख लिया। अब इसको अच्छे से स्टडी करते हैं और समझते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लो और अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। देखो लैंड का मतलब क्या होता है? नॉर्मली लैंड का मतलब आप लोगों को पता हो, जो सरफेस होती है, जो जमीन होती है वो लैंड होता है। भाई यहाँ पे हमने जमीन खरीद ली, वो मेरी लैंड है ना, यही लैंड का मतलब पता होगा। बट इकोनॉमिक्स से लैंड का मतलब कुछ समथिंग डिफरेंट होता है। ये बोलते हैं कि वो सारी चीजें वो सारी चीजें जो कि फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, मतलब जो गॉड गिफ्टेड है ना, जो ऊपर वाले की तरफ से मिली है, वो सारी चीजें किस पे कंसीडर की जाती है? लैंड में। वो प्रोडक्शन में वो सारी चीजें जो गॉड गिफ्टेड है और हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। जैसे मिनरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, एयर, वाटर, सनशाइन, ये सारी चीजें क्या है? एयर है, वाटर है, गॉड गिफ्टेड है। फॉरेस्ट रिसोर्सेस क्या है? जंगल क्या है? फ्री है, मिला है, नेचर की तरफ से मिला है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो सारी चीजें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बिजनेस में हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया बात? तो पहली चीज क्या होती है फैक्टर प्रोडक्शन में? लैंड, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। नंबर टू पर आता है लेबर। लेबर दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल लेबर और एक होता है मेंटल लेबर। मतलब देखो, जो लोग, आप इसे लेबर समझते हो ना, लेबर का मतलब समझते हो मजदूर लोग को बोलते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, वो लेबर नहीं। लेबर दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अगर मैं किसी के अंडर में जॉब कर रहा हूँ, किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगा? मेंटल लेबर। जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो कौन होते हैं? मेंटल लेबर। और जो नीचे तबके के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? और इनका काम सफाई करना होता है, सामान लाना पहुंचाना होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल लेबर। और मेंटल लेबर किसे बोलते हैं? मेंटल लेबर जैसे मैनेजर हो गया, और जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, कोई भी इस तरह की जितने भी पोस्ट है, क्लर्क हो गया, जो ये कंप्यूटर वगैरह पे वर्क करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल लेबर। तो बोल रहे हैं बाय लेबर, लेबर का मतलब क्या है? वी मीन ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वर्क, मतलब जितने भी वर्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। इंसानों के जितने भी वर्क है वो लेबर में आ गए। ये कोई नहीं कहेगा कि भैया मैं लेबर नहीं हूं, मैं भी लेबर हूं, ठीक है। कोई भी काम करते हो लेबर हो आप, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटल हो, डन विद अ व्यू टू अर्न इनकम। क्यों करा जाता है ये वर्क? अपनी इनकम को काटने के लिए, इनकम के लिए, है ना। और लेबर हम लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, काम है, प्रोडक्शन करना है, तो लेबर के बिना तो काम होगा ही नहीं, है ना। मैनमेड की जरूरत पड़ेगी ना, इंसान की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो लैंड, लेबर। क्लियर? नंबर थर्ड,
नंबर थर्ड पर है बच्चों कैपिटल। क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है सर? तो कैपिटल का मतलब होता है, तो नॉर्मली अकाउंट्स में मतलब होता है कैपिटल का, बिजनेस को में स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है वो कैपिटल होता है। ये तो पता था आप लोगों को, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये नहीं है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है वो सारे गुड्स, वो सारी चीजें जिससे हम और फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। मतलब जो वेल्थ को बढ़ाने में और हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे देखो, ऑल मैन मेड ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब मान लो ये मैं मार्कर बनाता हूँ, समझ में आ रही बात? मैं मार्कर बनाता हूँ, आप जो है बुक जहां से प्रिंट होती है, बैनर वगैरह छपते हैं, ये बोर्ड बनता है। तो अब जो मशीन हो गई भाई जिससे बैनर छपता है, मार्कर बनाने के लिए मान लो कोई मशीन आती है सपोज मान लो, तो वो हो गई। मतलब जितने भी इक्विपमेंट है जो कि और फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो और सारी चीजें आती है जो हेल्प करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है वो क्या होता है? कैपिटल। जैसे मान लो आप जूस पीते हो, है ना? तो जूस आप नॉर्मल मान लो ऐसे ही बना लेते थे भैया पीस पास के। अब उसके लिए क्या है, आपने मिक्सर मंगा लिया। तो अब मिक्सर क्या है, पर्सनल की बात नहीं हुई, बिजनेस में अब उससे और प्रोडक्शन हो रहा है, और एक महंगी वाली मशीन मंगा ली, उससे और जल्दी जूस बनता है। तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास पैसे और आ रहे हैं, आपकी वेल्थ और क्रिएट हो रही। समझ में आ रही बात? तो वो सारे गुड्स जो कि और फर्दर प्रोडक्शन है, फर्दर प्रोडक्शन समझते हो ना, मतलब और ज्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो क्या लिखा है? ऑल मैन मेड ड्यूरेबल गुड्स, सारे ड्यूरेबल गुड्स जो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ऑफ वेल्थ आर कॉल्ड कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट कंसिस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, इसको हम लोग कंसिस्ट करते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, जितनी तरह की वेल्थ होती है। फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच यील्ड इनकम, इट कंसिस्ट ऑल काइंड ऑफ वेल्थ, मतलब इसमें सारे काइंड्स की वेल्थ कंसीडर की जाती है अदर देन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। मतलब वो सारे गुड्स में कंसीडर नहीं किए जाएंगे जो कि फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। कैपिटल के लिए वो सारे गुड्स कंसीडर किए जाते हैं जिसमें पैसे लगते हैं। जैसे लैंड है उसको हटा दो, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कैपिटल में। जिसके पैसे लगते हैं वो कैपिटल में कंसीडर किया जाएगा। लास्ट क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, आप बिजनेस कर रहे हो। एंटरप्रेन्योर का मतलब सिंपल समझो, जो इतना प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो जो इस बिजनेस को चला रहा है, जो उसमें पैसे लगा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वही जो बिजनेसमैन होता है। समझ में आ रही बात? तो एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, टेक्स important decisions regarding production and bear the risk and uncertainty involved in production। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, जो भी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है, वो सारा काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भैया ये नहीं होगा तो इन तीनों को मैनेज कौन करेगा? समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा प्राइस। क्या है प्राइस? तो हम लोगों ने प्रोडक्शन देख लिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सारी चीजें देख ली, ठीक है। यूटिलिटी देखा, टोटल यूटिलिटी देखा, मार्जिनल यूटिलिटी देखा, ये सारी चीजें देखी और उम्मीद करता हूँ वहां तक अच्छे से समझ में आया। अब आखिर एक टर्म है प्राइस, बहुत सिंपल सा टर्म है, बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस का मतलब नॉर्मली समझते हो ना, प्राइस का मतलब होता है जब आप कोई चीज परचेज करते हो उसके बदले में आप क्या देते हो? पैसा देते हो। तो प्राइस का मतलब यहाँ पर क्या है? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब समझते हो? कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, है ना। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द यूनिट या फिर अमाउंट, चाहे यूनिट या अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी गिवन टू गेट दिस कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी को पाने के लिए जो आप मनी देते हो, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू को, सिंपल वर्ड में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। किस टर्म में? मनी के टर्म में, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करना किसी भी कमोडिटी या किसी भी कमोडिटी या फिर सर्विस, किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विसेज की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं, ठीक। वही लिखा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी हो, है ना, या फिर गुड्स हो,
is the unit or amount of money that has to given to get this commodity. जो amount of money जो देना पड़ता है हमें उस commodity देने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल क्या है, when we say that the price of shirt is ₹1000, जब कोई प्राइस है शर्ट का 1000 है, it means that we have to give ₹1000 to get this shirt। मतलब अगर किसी शर्ट का प्राइस 1000 रुपीज है तो उस शर्ट को पाने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1000 रुपीज। तो उस शर्ट को पाने के लिए हमें 1000 रुपीज देने पड़ रहे हैं ना, तो उस शर्ट की वैल्यू कितनी है मॉनेटरी टर्म्स में, उस शर्ट की वैल्यू है उसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करें मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म में, तो कितनी है 1000 रुपीज है। जस्ट सपोज ये आपका एक मार्कर है, क्या है ये एक मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी, तो इसको अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं, भाई 25 रुपीज का ये मार्कर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका प्राइस बोलेंगे। जब किसी भी गुड्स या सर्विसेज को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा वैल्यू। क्या है वैल्यू, द वर्ड वैल्यू यूज इन टू सेंसेस। जो वैल्यू का वर्ड है उसको टू सेंसेस में यूज किया जाता है, एक है वैल्यू इन यूज और दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज। क्या है, वैल्यू इन यूज एंड द सेकेंड इज वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है, देखो वैल्यू इन यूज का मतलब समझो सॉरी, कोई भी चीज, ऐसी चीज जो हम यूज करते हैं किसी भी सामान को बनाने में या नॉर्मली कंजप्शन करने में, अगर उसकी वैल्यू है, उसको हमारे लिए यूजफुल है तो उसकी वैल्यू है। अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसका हमें कोई यूज ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वैल्यू इन यूज, इट एक्सप्रेस द यूटिलिटी। ये क्या करता है, यूटिलिटी को एक्सप्रेस करता है, किस, डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर आपने कोई भी कमोडिटी क्या करी, कंज्यूम करी, कंज्यूम समझते हो, मतलब आपने कोई भी चीज सामान खाया है ना, गोलगप्पे खाए, अगर उससे आपको यूटिलिटी मिल रही है तो उसकी वैल्यू है, अगर नहीं मिल रही है डेट मींस वैल्यू नहीं है ना। तो ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर आपको किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूटिलिटी मिलती है, डेट मींस उसकी वैल्यू है। जैसे ये मार्कर है, इसको यूज करने से अगर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे यूटिलिटी मिल रही है, डेट मींस उसकी वैल्यू है। तो यूज में है तो कोई चीज की वैल्यू है। समझ में आ रही बात। नंबर 2, वैल्यू को हम लोग एक्सचेंज के टर्म में भी देख सकते हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू एक्सचेंज का मतलब क्या है भाई, देखो जैसे पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम समझते हो कि 1 किलो चावल देके बदले में हमें गेहूं मिल जाए, चावल के बदले में गेहूं, चीनी के बदले में टमाटर, ये सारी चीजें होती थी ना। तो वैल्यू इन एक्सचेंज, तो किसी भी कमोडिटी की वैल्यू कितनी है। जैसे सपोज मान लो मेरे पास एक मार्कर है, क्या है मेरे पास एक मार्कर है। अब इस मार्कर के बदले मुझे 5 पेन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं पेन, 5 पेन मिल रहे हैं। तो एक मार्कर की वैल्यू 5 पेन के बराबर है। समझ में आ रही बात, एक मार्कर की वैल्यू 5 पेन के बराबर है। तो वैल्यू एक्सचेंज, जब किसी चीज को एक्सचेंज करते हैं तो उससे उसकी वैल्यू मालूम चलती है। समझ में आ रही बात। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द रेट एट विच अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस, है ना। ये एक रेट है, पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम लोग किसी और अदर गुड्स या सर्विसेज के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, इफ 1 kg ऑफ शुगर कैन बी एक्सचेंज फॉर 2 kg ऑफ वेट, मतलब 1 किलो चीनी को, 1 kg शुगर को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं 2 kg वेट के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन द वैल्यू ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, मतलब 1 किलो शुगर की जो वैल्यू है विल बी 2 kg ऑफ वेट। 1 किलो जो शुगर है आपकी 1 kg, वो 2 kg वेट के बराबर होगी, वीट के बराबर होगी। समझ में आ रही बात। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। चलो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना, ठीक। नंबर 3, कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन कहते हैं सिंपल वर्ड, कंज्यूमर समझते हो कि नहीं समझते हो। कंज्यूमर का मतलब कोई भी पर्सन जो किसी भी चीज को कंज्यूम करता है वो क्या होता है, कंज्यूमर, है ना। जैसे मार्कर को मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, कंज्यूमर। समझ में आ रही बात। तो कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ये मान लो एक कंज्यूमर है। कौन है ये, एक हमारा मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है, ये कंज्यूमर है। अब अगर ये किसी भी गुड्स
या फिर सर्विसेज को, गुड्स खाने पीने की चीज, पहनने की चीज, कुछ भी गुड्स या सर्विसेज, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर वगैरह, कुछ बीमार हो गया, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को अगर ये कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, किस लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। भाई आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, अपनी वांट्स सेटिस्फाई करने की, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है ना, समझ में आ रही बात। ये कुछ खा रहा है, क्यों खा रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंजम्पशन बोलते हैं। तो कंजम्पशन इज द डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन क्या है, डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, जो कि इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। समझ में आया? चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मेरे पास 2 सेकंड में आया, फिर सॉरी, तो आगे के कुछ टर्म्स हैं उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मेरे पास 2 सेकंड में वापस आया। हाँ तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टर्म्स क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल देखूं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। क्या होता है, महंगाई। समझ में आ रही बात? तो जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का या फिर किसी भी सर्विस का, कोई भी गुड्स हो या कोई भी सर्विस हो, अगर उसका प्राइस कंटिन्यूअसली बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है, जैसे सपोज मान लो ये मार्कर है, पहले 10 का था, 12 का हुआ, 14, 15, 18, 20, 25, 30 रुपए नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे पेट्रोल था 60, 65, 68, 70, 75, 80, 100 का पहुंच गया, अभी हो सकता है 150 का पहुंच जाए, हालांकि अभी स्टे है, बट जब कंटिन्यूअसली प्राइस बढ़ता ही जा रहा है और है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि खाली पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा तो ये इन्फ्लेशन हो गया, नहीं। जब मैक्सिमम प्रोडक्ट में, हर चीज में, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, है ना, कोई भी चीज, खाने की चीज, पहनने की चीज, पीने की चीज, ऐसे कोई भी चीज है, मैक्सिमम प्रोडक्ट में जब प्राइस बढ़ता जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ में? ये नहीं कि कल को मार्केट का रेट जो है 25 से 30 रुपए हो गया, ठीक है, या फिर आलू 10 रुपए किलो था 20 रुपए किलो हो गया, आपको अरे बड़ी महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन आ गया। नहीं, ये इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन क्या है, जब हर चीज में, है ना, कोई मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, भाई हर आदमी बोल रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? देखो एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। यहाँ पर लिख लो एक सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी। देखो इसे समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ये लिखा है सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। मान लो आपके पास 100 रुपए है। कितने रुपए हैं, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपीज है। 100 रुपीज में, ठीक है, आपके पास मान लो सपोज 100 रुपीज है, ठीक है, और उसमें आपके जो है ये मार्कर कितने का था, 25 रुपीज का। तो बच्चे बोलेंगे सर आप हर बार मार्कर की एग्जांपल देते हैं, ठीक है, बट अब माइंड में आ गया तो मार्कर ही ले लो। चलो मार्कर मत लो, एक काम करो, आज ही तुम डस्टर ले लो, ठीक है, डस्टर ले लो, ठीक है। चलो, तो ये 100 रुपीज में मेरे पास 4 डस्टर आते हैं, ठीक है, कितने डस्टर आते हैं, 4 डस्टर आते हैं। तो मेरे पास कितने रुपीज है, 100 रुपीज में कितने आ रहे हैं, 4 डस्टर आ रहे हैं, 25 रुपए का एक है। अब मान लो मेरे पास 100 रुपए फिर से है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई। जब मैं दोबारा गया तो 100 रुपीज से मुझे कितने डस्टर मिले, 3 डस्टर मिले। समझ में आ रही बात? पहले मुझे 100 रुपीज में 4 डस्टर मिले थे, अब मुझे 100 रुपीज में कितने डस्टर मिले, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई, है ना। तो पहले मेरी परचेजिंग, अब मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आई बात? वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही, कम। देखो 100 रुपए तब भी था, 100 रुपए में पहले मैं 4 मार्क डस्टर लेके आया, लेकिन अब 100 रुपए में कितना मार्कर डस्टर लेके आया, 3 लेके आया। तो मेरा इसका मतलब क्या, परचेजिंग पावर पहले मेरी क्या थी, ज्यादा थी, अब परचेजिंग पावर मेरी क्या हो गई, कम हो गई। 100 रुपए तो मेरे पास अभी भी है, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर है, वैल्यू ऑफ मनी है, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन एक सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी है, ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे कमोडिटी का प्राइस या सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है, तो वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आई बात? देखो लिखा है वही, इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज कंटिन्यूअसली राइज एट फास्ट पेस, कंटिन्यूअसली बेसिस पे प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, एंड वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वो क्या हो रही है, फॉल्स होती जा रही है। वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है,
फॉल्स होती जा रही है, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे भाई, दो तरह की दे रखा है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो नंबर 1 पर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नंबर 2 पर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है, मान लो इसको रफ कर देता हूँ, रफ कर दूं, चलो स्क्रीनशॉट तो लेना है, ले लो जल्दी से, चलो हाँ नोट कर लेना। चलो इसको बनाने से फायदा ये कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा डेफिनेशन, इसको बनाना अपने आप करके आ जाओगे, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, अब मान लो ऐसी सिचुएशन जब आपकी डिमांड किसी भी कमोडिटी की ज्यादा बढ़ जाए और उसकी सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो जाए, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। भाई अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगा अपने आप, ऐसी सिचुएशन में प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा तो भाई महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। जस्ट सपोज मान लो कोई शॉप है ना, कोई शॉप है, वहां पर ही जो है स्टेशनरी की शॉप है, वहीं पर ही फाइल वगैरह मिलती है। नॉर्मली फाइल आपको 20 रुपए की मिल जाती है, लेकिन उसको पता है कि उस जगह पर आज से 10 किलोमीटर की दूरी पर कहीं भी फाइल नहीं मिलेगी, आपको लेना तो वही लोगे। तो वो क्या कर रहा है, वो 20 वाली फाइल आपको 30 की बेच रहा है। आपके पास मजबूरी है, आपको पता है भाई मेरे तो किराए लग जाएंगे 20 रुपए के, इससे अच्छा है 20-20 40 होने से अच्छा मैं 30 रुपए की फाइल ले लूं। तो ऐसी सिचुएशन में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, देने वाला तो बेचारा एक ही आदमी है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है इन विच प्राइसेस राइज, जब प्राइस बढ़ जाता है, बिकॉज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स, जब डिमांड बढ़ जाती है गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या हो जाती है, एक्सीड्स हो जाती है देयर टोटल सप्लाई अवेलेबल एट करेंट प्राइसेस। जब सप्लाई उसकी जो है उससे डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई से डिमांड ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या होता है सर, देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कॉस्ट जो है, लागत जो है वो ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो कोई मान लो बिस्किट बनाते हो, क्या बनाते हो, बिस्किट बनाते हो। अब बिस्किट कोई मान लो 5 रुपए का आता था, ठीक है, हाँ तो बिस्किट वो 5 रुपए का आता था। अब मान लो शुगर का रेट, मैदे का रेट है ना, उसमें जो भी चीजें हैं उसका रेट सबका बढ़ गया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो शुगर मुझे 40 की मिलती थी अब वो 45 की हो गई है, जो मैदा 30 में था वो 45 में हो गया है। तो कहने मतलब जो रॉ मटेरियल का, किसका, रॉ मटेरियल, जो कच्चे सामान होते हैं इससे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्किट बन रहा है या फिर कोई भी चीज बन रही है ना, ये बॉडी है, मान लो अब लकड़ी का रेट महंगा हो जाए, वुड्स का रेट महंगा हो जाए, तो अगर ये बोर्ड मुझे 3000 का मिला तो अब 3 की जगह 4 का मिलेगा, तो प्राइस बढ़ रहा है। तो जब रॉ मटेरियल वगैरह का प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। भाई बिस्किट 5 रुपए का बनता था, अभी चीजें महंगी हो गई, 7 रुपए का बन के तैयार हो रहा है, तो भाई मुझे मार्केट में इतने का मिलेगा, कम से कम 8 रुपए का मिलेगा। 5 वाला बिस्किट कितने का हो गया, 8 रुपए का हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, जब रॉ मटेरियल वगैरह महंगे हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर राइजिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने में उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, राइज हो रही है, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या डिस्क्राइब करता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को डिस्क्राइब करता है। समझ में आया बात, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया बच्चों। नेक्स्ट टर्म से हमारा बच्चों मार्केट। क्या है, मार्केट। तो मार्केट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग मार्केट का मतलब समझते हैं एक ऐसी प्लेस जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं सामान को खरीदने या बेचने के लिए, है ना। जैसे आप कोई मार्केट जाते हो, चौक होता है हर जगह ना, सिविल लाइंस होता है, कोई मार्केट है जहां पर आप जाके सामान खरीदते हो बेचते हो, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो नॉर्मली घर में तो ना भाई शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, मार्केट जा रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब थोड़ा सा क्या है, ब्रॉड है। क्या है, ब्रॉड है। तो इसमें इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ये बोलती है, इकोनॉमिक्स बोलती है कि मार्केट का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग तो हो रही है, ठीक है, वो मार्केट है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर हो रही है, उतना ही मार्केट नहीं है। वो तो मार्केट है
बट साथ ही साथ अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे वो आपको बायर सेलर दूसरे से नहीं मिले, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो रही है, चाहे वो टेली शॉपिंग हो रही है, चाहे वो ईमेल के जरिए से हो रही है, मतलब किसी भी तरह से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। इनके हिसाब से उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं जाना है, बस अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, डोर टू डोर हो रही है, या टेली शॉपिंग से हो रही है, ईमेल के जरिए से हो रही है, सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है मार्केट में। ऐसा होता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो इन इकोनॉमिक्स अ मार्केट फॉर अ कमोडिटी, ठीक है, एक कमोडिटी के लिए मार्केट क्या होती है, इज अ सिस्टम, एक सिस्टम होते हैं बाय विच द बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक है, यहाँ पर बायर और सेलर्स एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली तो मतलब वो होगी जो मार्केट में चले के फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रहा है, और क्या होता है इनडायरेक्टली भी होता है। इनडायरेक्टली ऐसे फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग द कमोडिटी, सामान को खरीदने या बेचने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से एस्टेब्लिश करते हैं ना, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट। डायरेक्टली का मतलब तो फेस टू फेस, इनडायरेक्टली का मतलब टेली शॉपिंग से, है ना, ये सारी चीजें हो गई ईमेल के जरिए से, तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। समझ में आई बात बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई, ठीक है। दो नंबर में क्वेश्चन आता है मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, डिफाइन मनी, इससे लॉन्ग में नहीं आते सब क्वेश्चन, ठीक। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट। दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है गुड्स मार्केट, एक होती है फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट क्या होती है, गुड्स मार्केट आर दोस मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर गुड्स या सर्विसेज बॉट या सोल्ड की जाती है। मतलब गुड्स सर्विसेज का मतलब कि कोई भी सामान बेचे खरीदे जाते हैं, भाई कार खरीदी जा रही है, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, शूज खरीदे जा रहे हैं, है ना, खाने पीने का सामान खरीदा बेचा जा रहा है, या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स मार्केट। क्या बोलते हैं, गुड्स मार्केट, ठीक। फैक्टर मार्केट क्या होती है, फैक्टर मार्केट आर दोज मार्केट वेयर फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर फैक्टर सर्विसेज खरीदी या बेची जाती है। मतलब जैसे लेबर वगैरह को खरीदा बेचा जाता है, लेबर को खरीदना नहीं है, मतलब आप जैसे घर बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए होते हैं ना, तो ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर मार्केट बोलते हैं। या फिर आपको बाइंग एंड वो करनी है, सिक्योरिटी वगैरह खरीदनी बेचनी है ना, शेयर वगैरह खरीदना बेचना है, तो उसके लिए आप कहाँ जाते हो, कैपिटल मार्केट जाते हो, ठीक है। तो फैक्टर मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहां पर फैक्टर सर्विसेज बॉट या सोल्ड की जाती है, सच एज लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर आएगा तो इतना इतना लिख देना, बाकी नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट टर्म है हमारा मनी। मनी का मतलब क्या होता है भाई, मनी का मतलब एकदम सिंपल, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज एक्सचेंज फॉर गुड्स ऑन सेटिंग डेट इज कॉल्ड मनी। मतलब जो आप कोई सामान को खरीदते हो, है ना, तो आप कोई भी चीज हो, जस्ट सपोज मान लो ये मेरे पास वॉच है, मेरे पास ये मार्कर है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, तो मैं कैसे परचेस करूंगा, उसके लिए मेरे पास मनी होना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज जो एक्सेप्टेड हो, वाइडली एक्सेप्टेड हो किसी को सामान को परचेज करने में। अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अब मैं यहाँ इंडिया में डॉलर दूंगा, चलेगा, नहीं चलेगा। इंडिया में मैं दूसरी करेंसी के नोट दूंगा, चलेगा, नहीं चलेगा। तो इंडिया में क्या चलेगा, इंडिया में रुपीस चलता है, तो इसके लिए मेरे पास रुपीस वाली नोट होनी चाहिए। अमेरिका में मेरे पास डॉलर होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड डेट। मतलब वो कोई भी हो, है ना, ऐसी कोई भी चीज जो एक्सेप्टेड है किसी भी सामान खरीदने बेचने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। समझ में बात। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मनी इक्वल टू करेंसी नोट्स प्लस कॉइन प्लस डिमांड डिपॉजिट। पहली बात तो जो नोट्स होती है ना, नोट 10-20 की नोट देखा है कि नहीं, फिर कॉइन भी होता है, एक्सेप्टेड होता है, और साथ ही साथ क्या, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो आपके बैंक में पैसे है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो तीनों की तीनों चीजें क्या हमारी, उसको मनी के फॉर्म में समझा जाता है। तो ये होता है हमारा मनी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में आता हूँ, फिर आगे की टर्म्स देखता हूँ कि आगे हमें और क्या क्या करने हैं। हाँ तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म्स क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा इनकम। इनकम क्या होता है, देखो अभी आप लोगों ने मनी का मतलब समझ लिया, कोई भी सामान को खरीदना हो तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जरिया जिससे हम लोग सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म से हमारा इनकम। इनकम क्या होती है, देखो नॉर्मली इनकम का मतलब क्या होता है, भाई आप कहीं पर जॉब करते हो, एक फिक्स टाइम पे 10 से 6 बजे तक काम करते हो, वहां से आपको सैलरी मिलती है ना, वही क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। बट देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ गुड्स। क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है।
फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, साथ ही साथ क्या लिखा और फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, दोनों चीज, फ्लो ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर फ्लो ऑफ मनी, मतलब पैसे का फ्लो हो रहा, मनी जा रही है, साथ ही साथ गुड्स और सर्विसेज भी। अभी बताता हूँ उसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल और ऑल द पीपल, ठीक है, इन एन इकोनॉमी ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम। अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, किसी चीज को अगॉट करना, हासिल करना। अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल और ऑल द पीपल, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ऑल द पीपल हो, उसको क्या मिल रहा है, या तो गुड्स मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है, या फिर आप उसको क्या मिल रहा है, फ्लो ऑफ मनी, पैसे मिल रहे हैं, किस चीज के, एक फिक्स टाइम के लिए काम करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम। अब देखो समझो, देखो होता क्या है यहाँ पर, फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब क्या है। देखो पहले के टाइम में क्या था, या अभी भी आज भी क्या होता है कि कुछ फार्मर ऐसे होते हैं, फार्मर क्या होते हैं, उनके पास किसान जो होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, मान उनको काम वगैरह करना होता है फसल में, है ना, खेत में, फील्ड में जो है काम करना होता है, तो वहां पर काम करने के लिए लोगों की क्या होती है, मतलब जरूरत पड़ती है। तो अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होता है उनके पास, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो फार्मर क्या करता है, उनको अपने पास काम में रख लेता है, साथ में उनसे काम कराता है। अब फार्मर के पास तो पैसे होते नहीं इतने, तो फार्मर क्या करता है, जब फसल उगती है, जब क्रॉप्स अप होती है, फसल आती है, तो वो क्या करता है, उसी में से ही 2-4 बोरी क्या करता है, उनको भी दे देता है, जिसको उसने एज अ एम्प्लॉय अपने यहाँ जॉब पे रखा था। पैसे तो उसके पास है नहीं, तो वो क्या करता है, गुड्स दे देता है ना, सामान दे देता है, तो उसी को बोल रहा है फ्लो ऑफ गुड्स। तो इनकम क्या है, इनकम कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सामान को भी क्या करते हैं, दे देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ ही साथ क्या है, और फ्लो ऑफ मनी। अब गुड्स का और सर्विसेज का मतलब समझ गए, यहाँ पर सामान वगैरह दे दिया था, सर्विस कोई प्रोवाइड कर दी जाती है उसकी जगह पे। अब यहाँ पर क्या है, और फ्लो ऑफ मनी, यहाँ पर क्या है, फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी का मतलब ये है, ये तो नॉर्मल है, ये मॉडर्न टाइम की बात है, कि आज के टाइम में क्या हो रहा है नॉर्मली, कि आप जो है कहीं पर जाके जॉब करते हो, कोई भी अपना काम करते हो, बदले में आपको क्या मिलता है, फ्लो ऑफ मनी, पैसा मिलता है, किसके लिए, सम स्पेसिफाइड टाइम, एक फिक्स टाइम पे आप काम करते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 तरह की इनकम दे रखा है, एक है फैक्टर इनकम और एक क्या है, नेशनल इनकम, ठीक है। तो फैक्टर इनकम से पहले एक चीज, तो फैक्टर और प्रोडक्शन हमारे क्या क्या होते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, एक था लैंड, लेबर, कैपिटल, और फोर्थ क्या है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, याद, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अब लैंड, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इनके जरिए से भी तो पैसे आते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। देखो समझो, फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल लार्जली बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज टू फर्म। जैसे कोई पर्सन है ना, तो वो मान लो अपनी, जैसे लेबर है, वो क्या कर रहा है भाई, जाके वहां पे काम कर रहा है ना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो बदले में उसे क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कोई पर्सन उसने अपनी लैंड दे दी है, तो कह रहा है यहाँ पे मुझे रेंट चाहिए। कोई पर्सन है कैपिटल लगा रहा है, उसके बदले में उसे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, लैंड के बदले में क्या चाहिए, रेंट चाहिए, कैपिटल के बदले में क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, लेबर के बदले में क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, और एंटरप्रेन्योर के क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। 4 चीजें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। जब इन फैक्टर की वजह से जो पैसा आ रहा है वो क्या, हमारी फैक्टर इनकम। जैसे एग्जांपल क्या है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ फैक्टर इनकम। समझे, चलो नेक्स्ट क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो सिंपल है, नेशनल मतलब देश, राष्ट्र। अब किसी देश की इनकम पता करने से क्या करना पड़ेगा भाई, नेशनल इनकम इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हाँ, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में, जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें एक साल में कितना फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, कितना गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, और कितनी सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस की जा रही है बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल से सोचते हो ना, इंडिया आपके रहने वाले लोग हैं, तो सिंपली आप क्या करो, उनसे पता करो, एक आंकड़ा लो, है ना, एक स्टैटिस्टिक्स लो, एक डेटा निकालो कि भाई पता करो कि एक साल में कितना गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
नेशनल इनकम, तो पूरे देश में कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है उसका एक डेटा निकाल लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। समझ में आई बात, कितना पैसा आ रहा है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस होके, उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। तो ये होता है इनकम। नेक्स्ट क्या है, एक और होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम सिंपल है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि पर पर्सन, किसी देश में रहने वाले लोग में पर पर्सन क्या इनकम है। जैसे एक फॉर्मूला होता है इसका पर कैपिटा इनकम का, आप लोग लिख लेना, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे नेशनल इनकम को, जो भी इनकम आएगी वो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब मान लो एक इंडिविजुअल पर्सन कितना पैसा कमाता है, अगर हम एवरेज निकाले तो हमारे देश में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। लास्ट क्या है, सेविंग। सेविंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सेविंग क्या है, नॉर्मली वो पार्ट है इनकम का। इनकम तो आपने पैसा कमाया, जब सपोज मान लो आपने 1000 रुपीज कमाए, है ना, अब आपने उसको पैसे खर्च कर दिए 700 रुपीज, भाई राशन वगैरह में, बुक वगैरह खरीद ली, बहुत से पैसे खर्च हो गए। कितने बचे आपके पास, 300। तो जो 300 बचे ना, बैग में आपने डाल दिया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग। मतलब सेविंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग क्या है, रिफर्स करती है उस पार्ट ऑफ इनकम को विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, जिसका हम लोग स्पेंड नहीं करते हैं, किस पे, कंजम्पशन पे। समझ में आई बात, इसको हम सेव कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग। क्लियर हो रहा है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं आता हूं आगे, फिर आगे के जो टर्म्स है वो भी करवाता हूं, और चैप्टर को कोशिश करता हूं कि आज ही कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स हमारा क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म्स है हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा जो है इनकम, इनकम का मतलब समझ में आया, जहां से आपको इनकम होती है, जो आप जॉब वगैरह करते हो वहां से इनकम हो रही है। फिर आपने देखा सेविंग, सेविंग का मतलब क्या, जो पैसे उसमें से बच जाते हैं वो क्या होती है, सेविंग। अब 1000 रुपए आपने कमाए थे, वो इनकम थी आपकी, 1000 रुपए में आपने 700 रुपए खर्च कर दिए, आपने कंज्यूम कर लिए, बचे कितने, 300 रुपीज। 300 रुपीज क्या है आपकी, सेविंग है। तो अब जो सेविंग आप बचा के रख रहे हो, उसी को कहीं पर इन्वेस्ट कर देना, है ना, कहीं पर लगा देना, जिससे आपकी जो भी अर्निंग है वो और डबल हो जाए। अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आपके पास पहले से कोई गुड्स है, जैसे सपोज मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, अब मेरी इनकम आ रही है, अब मेरी इनकम ज्यादा हो गई, मेरे पास सेविंग है, मैंने पैसे बचा के रखे, अब उससे मैंने क्या किया, डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, है ना, उससे मैंने क्या किया, अच्छी अच्छी नई चेयर खरीद ली, है ना। तो मैंने अपने जो चीजें थी अपने बिजनेस में, स्टॉक वगैरह क्या किया, बढ़ा दिया। इससे क्या होगी, मेरी इनकम क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। समझ में आ रही बात। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज एक्ट ऑफ एडिंग, इट इज एक्ट ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट। जो मेरे पास एसेट है, जो एग्जिस्ट कर रही है, जो मेरे पास पहले से एसेट्स है, उसमें और नई एसेट को ऐड करना क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से नई चीजों को ऐड करना, जिससे हमारी इनकम और इंक्रीज हो जाए, मैं और पैसा कमाने लगूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ में आया, चलो ठीक है, समझ में आया करे तो यूं थम्स अप होता है ना, बना के भेज दिया करो, हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करो, ताकि समझ में आए कि आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत से बच्चे करते हैं बट बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, तो भाई कमेंट करा करो। ठीक है, इससे मालूम चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है भाई, संपत्ति, जमीन जायदाद, यही होता है वेल्थ का मतलब। बट इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, इकोनॉमिक्स में तो हर चीज का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो क्या है इसमें वेल्थ का मतलब समझते हैं। देखो वेल्थ का मतलब होता है, वेल्थ सिंपल देखो क्या लिखा है, वेल्थ रिफर्स टू स्टॉक ऑफ ऑल दोज एसेट्स विच आर अ सोर्स ऑफ इनकम। वो सारी एसेट्स, वो सारे सामान, है ना, जो कि जिससे हमारी इनकम हो सकती है, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, हमारी वेल्थ होती है। मतलब वो सारी चीज जिससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ, ये मेरी क्या है, वेल्थ है। ये व्हाइट बोर्ड मेरी क्या है, वेल्थ है। ये घड़ी क्या है, मेरी वेल्थ है। समझ में आ रही बात। इस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी क्या है, वेल्थ है। तो मतलब वो सारी चीजें
है ना, जिससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, वो क्या है, मेरी वेल्थ है। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद वेल्थ होने के लिए 4 चीजें ऐसी हैं जो मस्ट है, अगर वो आपके पास नहीं होगी तो वो वेल्थ नहीं कहलाएगी। ठीक है, 4 चीज क्या क्या है, 4 फीचर्स क्या क्या है, यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, क्या बोलता है, वेल्थ होने के लिए ये 4 चीजें होना मस्ट है। क्या, यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं, कहां पे ले लूं, यहाँ पे लेता हूँ, आ रहा है फ्रेम में, चलो आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर मान लो एक मोबाइल है, क्या है भाई, एक मोबाइल है। ठीक है, तो अब मोबाइल मान लो इससे आप लोग पढ़ रहे हो, वो क्या है, मोबाइल मान लो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल में 4 चीजें हैं। देखो, यूटिलिटी है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होना, भाई आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, पहली चीज। ठीक है, देखते हैं मोबाइल यूटिलिटी, मोबाइल एक वेल्थ है कि नहीं। नंबर 2, स्कार्सिटी होना, स्कार्सिटी का मतलब डिमांड क्या हो उसकी, ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो, कम हो। ठीक है, ये तो भाई क्या है, मोबाइल क्या है, लिमिटेड ही है ना, ऐसा तो नहीं है अनलिमिटेड भरा पड़ा है, मतलब एक ना एक जगह तो लिमिटेड है, सप्लाई कहीं ना कहीं कम ज्यादा होती है। ठीक, नंबर 3, ट्रांसफरेबिलिटी हो, मतलब आप किसी और को दे सकते हो या उसको दे के पैसे वगैरह ले सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब आप किसी और को दे सकते हो ना, एक्सचेंज कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू मतलब भाई आपने किसी और को ट्रांसफर किया तो बदले में आपको उससे पैसा मिल रहा है, एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए, कुछ पैसे मिलने चाहिए। आप मोबाइल बेचना चाहो तो बेच सकते हो, किसी को देना चाहो तो दे सकते हो। तो यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू इस मोबाइल में आ रहा है, तो दैट मींस ये हमारे लिए क्या है, वेल्थ है। ये मेरे लिए क्या है, वेल्थ है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, वेलफेयर। वेलफेयर क्या है भैया, वेलफेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी आप लोगों ने, किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। और वेल डेफिनेशन किसने दी थी फर्स्ट चैप्टर में, एडम स्मिथ ने। याद है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा इसके। ठीक है, तो वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर का नॉर्मल अगर देखो तो वेलफेयर का मतलब होता है एक इंसान के लिए सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, जो चीज करके आपको अच्छा लग रहा है वो क्या है, एक वेलफेयर है। भाई मुझे पढ़ा के अच्छा लग रहा है तो वेलफेयर है, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो वेलफेयर है। बट आपको पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसे बहुत से बच्चे जिनको पढ़ के अच्छा लग रहा हो, मेरे ख्याल से तो भाई पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा होगा, मजबूरी है, पेपर होने वाला है, पढ़ना पड़ रहा है। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। तो वेलफेयर का मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब होता है हर तरह के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। किसी को मान लो नशा करके अच्छा लग रहा है, किसी को सिगरेट पी के अच्छा लग रहा है, उसके लिए वो वेलफेयर है। समझ में आ रही बात। तो वेलफेयर क्या है, वेलफेयर इज टेकन टू मीन अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, भाई जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है ना, अ सेंस ऑफ वेलबींग अमंग द पीपल। समझ में आई बात। तो वेलफेयर सब समझ में आ गया, वेलफेयर क्या होता है, एक तरह से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, उसके बाद 2 तरह के वेलफेयर होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, एक होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक मतलब भाई पैसों से रिलेटेड वेलफेयर होना, भाई पैसा ज्यादा आ रहा है, इनकम ज्यादा हो रही है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। आपने किसी की मदद कर दी, पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया। समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया, इकोनॉमिक वेलफेयर। जब सिंपली बोलूं, कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर इन मनी टर्म्स, जब किसी भी वेलफेयर को हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, किसमें, मनी के टर्म्स में। जब किसी भी वेलफेयर को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। और सेकंड होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ में आई बात है ना। तो जैसे आपकी हैप्पीनेस है, उसको पैसे के टर्म में वेलफेयर एक्सप्रेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, स्क्रीनशॉट लो। अब मुश्किल से आपका 2 टॉपिक बचा है, एक है बिजनेस साइकिल और एग्रीगेट डिमांड और बेसिक इकोनॉमी इकोनॉमी, छोटे छोटे टॉपिक हैं और बस स्क्रीनशॉट लो। मुश्किल से 5-10 मिनट का और चैप्टर है, आता हूँ समझाता हूँ, चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, बहुत ही स्पीड में चलेंगे हम। जैसा कि मैंने बोला था संडे तक आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में
4 चैप्टर हो जाएंगे, अकाउंट्स में 7 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। ये दूसरा है, बट 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मैं 3rd और 4th भी कराऊंगा, बहुत स्पीड में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर है ना तो प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस पूरा होगा, टेंशन मत लेना, 1 अक्टूबर तक सब करा दूंगा, ठीक है, बस आप अच्छे से पढ़ते रहो। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया, फिर उसके आगे का देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस साइकिल क्या होता है? साइकिल चलाया है कभी? साइकिल देखा है कभी? साइकिल चलाया है? साइकिल क्या होती है? उसकी पैडल मारते हो तो अप एंड डाउन होती है ना, नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, साइकिल ऊपर नीचे होती है ना। तो उसी तरह जो हमारा बिजनेस होता है उसमें भी क्या होती है, एक साइकिल होती है। अब साइकिल वो साइकिल चलाई नहीं जाती है, नॉर्मली जो बिजनेस होती है वो भी एक साइकिल की तरह ही होती है, जिस साइकिल के पैडल की तरह ही होती है, जो अप एंड डाउन लगी रहती है, ऊपर जाती है फिर बीच में सेंटर में आती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ये क्या होती है, बिजनेस साइकिल। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस करता है, हमारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हो ना, जो पैसा कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, जब कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब एक टाइम आप क्या होगा, ऊपर जाओगे और फिर नीचे आओगे, मतलब हमेशा बिजनेस में अप एंड डाउन लगा रहता है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो हमेशा पीक पे रहता हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सीजन आता है, उसमें क्या होती है, अचानक से क्या होती है, सेल वगैरह बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होता है, फिर वो नीचे जाता है। एक टाइम आता है कि भाई सेल नहीं होती है, उसके बाद वो फिर वो पीक पे जाता है ना, समझ में आ रही बात। तो मतलब कभी क्या रहता है, ऊपर जाता है फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे होता है ना करंट की तरह, जैसे करंट चलती है, फ्लो करंट देखा है कभी फिजिक्स में, खैर छोड़ो से मतलब नहीं है। तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है ना, ये हमेशा एक साइकिल की तरह अप एंड डाउन इसमें बिजनेस में हमेशा लगा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल। बट देखो इकोनॉमिक के हिसाब से और अच्छे से डिफाइन क्या किया गया उसका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज द रिकरेंट फ्लक्चुएशन। क्या है ये? रिकरेंट फ्लक्चुएशन है, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऐसे देखो ऊपर नीचे होता रहता है। कैसे होता है? जनरल सा कोई बिजनेस होगा उसमें फ्लक्चुएशन होगा, बट यहाँ पर एक बिजनेस की बात नहीं हो रही है, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है, एग्रीगेट इकोनॉमिक, मतलब जितनी भी हमारे देश में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही ना, उसमें बात हो रही कि कभी भी वो ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर नीचे जाती है, समझ में आ रही बात। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इट एन इकोनॉमी, ठीक है। आगे इट इज शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन। ये क्या है? शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन है, जिसके आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। कैसा फ्लक्चुएशन होता है? इसमें 4 फेस होते हैं। क्या होते हैं? 4 फेस होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन ऑन प्रोस्पेरिटी, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है डिप्रेशन और फोर्थ क्या होता है, रिकवरी। देखो इस ग्राफ के साथ समझो, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो एक पॉइंट मैंने ग्राफ बना रखा है, एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस है। आप कोई भी बिजनेस करो, मान लो वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जब स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, प्रोस्पेरिटी को आप बूम भी बोल सकते हो। बूम मतलब वो क्या होता है, धीरे धीरे आगे जाता है, क्या होता है, उसका एक्सपेंशन होता है, बिजनेस बढ़ता है, अपने पीक की तरफ जाता है ना। जब अभी स्टार्ट हुआ तो बिजनेस क्या हो रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, एक टाइम उसका क्या आएगा, पीक आएगा। क्या आएगा? उसका पीक आएगा। अब यहाँ पर क्या, बिजनेस अपने पीक पर पहुंच चुका है, मतलब खूब क्या हो रहा है, आउटपुट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, इनकम बहुत ज्यादा हो रही, भाई लोग पैसा कमा रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जब बिजनेस होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, सब मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो आउटपुट भी आ रहा है, इनकम भी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है पूरे देश में। लेकिन एक टाइम आएगा, पीक के बाद वो क्या होगा, धीरे 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 रिसेशन आता है। क्या आता है? रिसेशन, मतलब उसमें धीरे धीरे क्या होती है, फ्लक्चुएशन होने लगता है, कमी आने लगती है। बिजनेस अपने पीक पे पहुंचने के बाद कहाँ आता है, रिसेशन की तरफ जाता है, जो डाउनफॉल दिखाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेशन। और एक टाइम आएगा जहां पे, जिसको बोलेंगे हम लोग सबसे नीचे का पॉइंट ना, तो लोएस्ट पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। इस टाइम क्या होता है, आपका आउटपुट एकदम कम हो जाता है, इनकम भी बहुत कम हो जाती है, और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम हो जाता है, रोजगार वगैरह क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। इसको कहते हैं कि मंदी आ गई है ना, मतलब अब किसी के पास जॉब ही नहीं है, एकदम लोग परेशान है, मंदी आ गई, क्या किया जाए, है ना। तो ये सारा पॉइंट होता है। और उसके बाद एक पॉइंट आता है, उसमें क्या होने लगती है, धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। भाई गलती से बन गया, समझ लेना, ठीक है। उसमें क्या होने लगती है, रिकवरी होने लगती है। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है, एक टाइम के डिप्रेशन रहेगा, उसके बाद उसकी रिकवरी फिर
होने लगती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी स्टेज। तो 4 फेज होते हैं, एक्सपेंशन और प्रोस्पेरिटी, मतलब जब स्टार्टिंग में बिजनेस आपका प्रोस्पेरिटी तब जाता है, बूम करता है, फिर एक टाइम पीक पे पहुंचता है अपने, फिर उसके उसमें क्या आता है, रिसेशन स्टेज आता है, जहां से बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाता है, और फिर कहाँ पहुंच जाता है आपका, डिप्रेशन पे। डिप्रेशन मतलब एकदम लॉस, आउटपुट कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम, और उसके बाद सारी चीजें की क्या होती है, रिकवरी स्टेज आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल, जो कि यूं यूं चलता रहता है। देखो जा रहा ऊपर, ये स्टार्ट हुआ, पीक पे पहुंचा, फिर कहाँ गया, नीचे गया, रिसेशन हो रहा है, नीचे नीचे जाते जाते कहाँ पहुंच गया, डिप्रेशन में पहुंच गया, और डिप्रेशन से फिर रिकवरी हो रही। समझ में आ रही बात? तो ये होता है हमारा बिजनेस साइकिल। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेपर में आने के इसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आएगा तो पहले लिखना, इसके बारे में पॉइंट लिख देना सारे, ये हेडिंग लिख के अंदर भी 2-2 लाइन लिखना, और उसके बाद इसका आप ग्राफ बना देना, काम खत्म। मिल जाएंगे फुल मार्क्स 5 नंबर में, 5 में पूरे 5 के 5 मिल जाएंगे। ठीक है, और देखो लास्ट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसके कुछ हाउस होल्ड वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह बचा था यार, वो कर लोगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें प्रॉब्लम हो बताना, मैं बता दूंगा, 1-2 पॉइंट मुश्किल से है, बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट। तो लास्ट टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड, और एक है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है ऑल डिमांड, मतलब इट इज द टोटल डिजायर्ड परचेज ऑफ ऑल द बायर्स इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में टोटल जितने भी बायर्स हैं वो कितनी डिजायर है, मतलब वो कितना सामान खरीदना चाहते हैं ना, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और रेडी टू परचेज, को खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, मतलब क्या उनकी डिमांड है, मतलब टोटल एक देश में, हमारी कंट्री में टोटल कितने परचेज बायर हैं जो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, और सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एक किसी भी कंट्री में तो जितने भी फर्म्स हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं, उनके अंदर कितनी विलिंगनेस है जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो जहां पर आप सप्लाई कितनी देना चाहते हैं, जितनी विलिंगनेस है और जितनी विलिंगनेस है सप्लाई देने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और जितनी विलिंगनेस है सामान को खरीदने की है ना एज अ बायर, तो वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पर एज अ सप्लायर कितना आप सप्लाई करना चाहते हैं, कितनी विलिंगनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब एग्रीगेट ही शो कर रहा है, पूरे देश की बात हो रही, किसी एक की नहीं बात हो रही। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे कंट्री की बात हो रही, पूरे देश की बात हो रही, सब लोग मिला के कितनी डिमांड कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। दैट्स इट, ओवर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, इसी के साथ होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी अब ये चैप्टर कंप्लीट है, अब 3rd चैप्टर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में स्टार्ट करूंगा, और संडे तक आप लोगों को मीन और मीडियम की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। बोला है 1 अक्टूबर तक मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, दैट मीन्स मैं करवा दूंगा। बाकी कॉमर्स और अकाउंट सबका चल ही रहा है, कॉमर्स में 6 चैप्टर हो गए, कॉमर्स सबसे आगे चल रहा है, पार्टनरशिप तक हो गया है, और उसके अलावा अकाउंट से अकाउंट जनरल एंट्री लास्ट चल रहा है, उसके बाद आपका जीएसटी, कैश अकाउंट वगैरह बहुत स्पीड में जाएगा, क्योंकि उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। जनरल एंट्री एक बेस था, इसलिए इतना उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।